ये जो हमारा बाई प्रोडक्ट है बॉडी का, क्या क्या है? CO2 एंड वाटर। हाँ बोलो। सर कल भी साइंस ही हुआ था सर। क्या बेटा? सर कल भी साइंस ही हुआ था। साइंस हुआ था? कौन बोल रहा है? सर ईशान। तो क्या करना है आज? सर हिस्ट्री वही सर मतलब। SST करना है? हिस्ट्री। अच्छा, SST कर लेते हैं। हम सोच रहे थे आपका स्कूल खुलने वाला है और लाइफ प्रोसेसेस स्कूल में हो गया है, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ इस सर खत्म करा दीजिए। इसमें हमें लगा कि आप लैगिंग ना हो जाए, वहाँ बता ही नहीं साइंस ही करा पाओगे। दीजिए सर। हैं? साइंस ही करा दीजिए सर। तो यही सोच के हमने कहा कि साइंस करा दे, नहीं तो वहाँ पे आप चुप रह जाओगे, टीचर कुछ पूछेगा। कम से कम सर्कुलेशन सिस्टम ही हो जाता। सही है सर, करा दीजिए। ठीक है, तो यस सर। और कोई बात नहीं थी। हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा पीछे ना रहे किसी जगह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। वी विल सी। न्यूट्रिशन हमने देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया। रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? बाई प्रोडक्ट में दीज आर CO2 एंड वाटर। वो कहाँ से निकलते हैं बताओ? दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ज़्यादातर किससे निकल जाते हैं? यूरिन से। नाउ वी विल सी ट्रांसपोर्टेशन। सर रेस्पिरेशन में हीट भी तो निकलता है ना। हीट तो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, वो एनर्जी है। दैट उसी वजह से ही तो रेस्पिरेशन होता है कि हमारी बॉडी में जो हीट निकलती है, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस बिकॉज हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो हमारी होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बना के रखती है। सो वॉट एवर हीट इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो हमारी बॉडी में क्या बना के रखते हैं? होम्योस्टेसिस। दैट इज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाती है, और इसी वजह से हम लोग क्या कहलाते हैं? वार्म ब्लडेड क्रिएचर। वार्म ब्लडेड एनिमल। और हम लोग वी वर्क एफिशिएंटली थ्रू आउट द ईयर। 24 आवर्स हम अपना काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अब देखो, पढ़ लीजिए। जो इंटेलिजेंट हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका पहले वाइवा ले रहे हैं, देयर इज़ नो इशू विद दोज, क्योंकि उनका पहले ले रहे हैं और फिर बाद में उनका लेंगे। तो इस तरीके से उस इशू को भी हमने करेक्ट कर ही दिया है। सम अरेंजमेंट्स रिक्वायर इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, सो विच तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या है? ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? पोर्टेशन इज, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इन विच सब्सटेंस substance absorbed at one part of body, at one part of body is carried to other part। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं कि जिसमें एक जगह कोई चीज़ एब्जॉर्व हो, जैसे फूड एब्जॉर्व हुआ। फॉर एग्जांपल, फूड इज एब्जॉर्ब्ड एट इंटेस्टाइनल साइट या इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड टू, जो फूड है या न्यूट्रिएंट्स है, टू ईच सेल ऑफ बॉडी।
तो ये चीज़ है बाई ब्लड। तो ब्लड, तो हमारी बॉडी में लिम्फ और ब्लड दो चीज़ें होती हैं जो ये काम करती हैं। जो वेसल के अंदर बहे उसे क्या कहते हैं? ब्लड। और वेसल के बाहर जो बहे उसे क्या कहेंगे? बताइए। लिम्फ। लिम्फ किसको कहते हैं? क्या प्लाज्मा को कहते हैं? जैसे मान लीजिए ब्लड अपने चारों तरफ बहुत सारी सेल थी, उनसे उसने बोला कि ये ले लो ये ले लो, लेकिन अगर सेल उससे न लें तो क्या ब्लड, आप सो रहे हैं, सेल कह रहे हैं हमारे पास तो पहले तुम बहुत सारा अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट देगा फिर लेके चले आए, तो वो बोलेंगे हम नहीं लेते। तो ऐसे में ब्लड उन सभी न्यूट्रिएंट्स को बाहर फेंक देगा, कहेगा अब हम इसको लेके फिर पूरी शरीर में दौड़ें और फिर हार्ट तक फिर से जाएं, इतना तो हमसे ना होगा। तो ऐसे केस में जो ब्लड है, जब सेल उससे न्यूट्रिएंट्स लेने से इनकार कर देती हैं तो वो अपनी, इसके ब्लड वेसल्स में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उनसे वो बाहर फेंक देता है। उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक जो वेसल के अंदर फ्लो करे वो इंट्रावीनल फ्लूइड है, वेन के अंदर जा रहा है, और जो बाहर 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 सेल के बाहर बाहर है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। जो सेल के बाहर है उसे क्या कहेंगे? वेस्ट नहीं है। ये जो चीज़ है ये इसने बाहर रख दिया, उसने क्या क्या बाहर डाल दिया? क्या उसने बाहर प्लाज्मा डाल दिया? क्या उसने एक्स्ट्रा एमिनो एसिड बाहर फेंक दिया? क्या उसने बाहर कार्बोहाइड्रेट फेंक दिया? क्या उसने बाहर फैट फेंक दिया, फैटी एसिड्स? और क्या उसने ग्लिसरॉल फेंक दिया? क्यों फेंक दिया? क्योंकि सेल लोगों ने लेने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में क्या वो पूरा फिर ढोते हुए चले? सब्जी वाले के भी सब्जी नहीं बिकती है तो वो क्या करता है, फेंक के चला जाता है, अगले दिन फिर नई सब्जी लाता है। ऐसा करता है कि नहीं बहुत सारे सब्जी वाले रात को? तो अब ये सारी चीज़ों को, ये तो ब्लड वेसल है, ये सब हार्ट तक जाएगी, लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी है जो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, जो ये फेंका गया है, यहाँ से कलेक्ट करता है। और ये भी कहाँ ले जाएगा बताओ? क्या हार्ट पे ले जाएगा? बोलेगा ये देखो ये सब ब्लड वेसल ने फेंक दिया है, जो तुमने उसे दिया था और उस ब्लड वेसल ने फेंक दिया है, अब ये तुमको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ से ये एक जो है वेसल होती है, जो लिम्फ वेसल, उसके थ्रू ये इसको दे देगा। तो अब जरा देखो, सब क्लेवियन वेन इसका नाम होता है, बाद में हम आपको बताएंगे लिम्फेटिक सिस्टम। हम दो चीज़ें बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन में। क्या क्या चीज़ें बताएंगे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी एनिमल में होता है उसमें दो कौन कौन से सिस्टम है? एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और दूसरा कौन सा बताएंगे? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और दूसरा कैसा है? लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, जो यहाँ पर बाहर फेंक दिया गया क्या उसे कोई कलेक्ट करेगा? और ये वन वे एक वॉल्व है। वॉल्व का मतलब ये एक तरफ ही फ्लो करता रहेगा। वॉल्व दिख रहा है, इसके अंदर एक बार निकल गया तो बाहर नहीं जा पाएगा। बोलो। और ये कहाँ ले जाएगा? हार्ट तक। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? लिम्फ वेसल। और इसके बाहर जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्या उसे लिम्फ कहेंगे, जो कि येलो प्लाज्मा टाइप होगा विद न्यूट्रिएंट्स? बोलो। तो इसे क्या कहेंगे? लिम्फ वेसल। वेसल वो बर्तन होता है जिसमें से लिम्फ बह रहा है। और ये चीज़ यहाँ से जब अंदर आएगी तो लिम्फ इसके अंदर क्या कहाँ से ये इसके अंदर एंट्री कर देगा? भाई हमारा जो हार्ट है वो भी तो 4 चैम्बर्ड है, इसमें से भी तो नीचे कुछ गिरेगा और इसमें से भी नीचे गिरेगा। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? क्या एट्रियम। और नीचे क्या कहलाएगा? वेंट्रिकल। क्या 2 वेंट्रिकल होंगे, 2 एट्रियम होंगे हार्ट में? बोलो। तो ये जो लिम्फ यहाँ से आया, अब ये हार्ट में अपनी चीज़ डाल देगा, कहेगा ये सब फेंक के गया था ब्लड,
देखो हम वापस ले आए जिससे इसे फिर से सर्कुलेशन में तुम डाल दो, वरना ये प्रोटीन बाहर पड़ा रहता है बेकार में। तो इस वेन से, जिस वेन से ये अंदर डालता है, वेन का मतलब क्या होता है, जिससे जिस चीज़ से कोई चीज़ हर्ट में आती है तो वी इन, हम अंदर आते हैं। वी इन का क्या मतलब होता है, वी आर कमिंग इनसाइड। और जो बाहर से बाहर जाए कोई चीज़, उसको क्या कहते हैं, आर्टरी। क्या कहते हैं, तो आर्टरी से जाती है और अंदर किससे आती है, हार्ट से। जो चीज़ बाहर जाएगी उसे क्या कहेंगे, आर्टरी। और जिससे हार्ट में कोई चीज़ पहुंचे उसको क्या कहेंगे। तो क्या इसका ठीक नाम रखा गया है, सब क्लेवियन वेन। क्या ये जो वेन है, आपके गर्दन के नीचे दो हड्डी उठी हुई है, जरा हाथ लगा के देखो, कॉलर बोन, दो, ये इसे कहते हैं कॉलर बोन। अगर इस पर राइफल लगा के चला दोगे तो इतनी तेज़ी से पीछे रिकॉइल लगेगा कि कॉलर बोन कईयों की टूट गई है। तो इसलिए कभी भी जब राइफल या बंदूक चलाना, इस पे रख के मत चलाना। अच्छा, अब ये लिम्फ इसमें आ गया। बाकी की बात हमने आपको बता दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कि एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हार्ट होता है जो पंपिंग ऑर्गन है, बोलो, क्योंकि कोई पंप करना चाहिए ना प्रेशर से, तभी तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, क्या ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल क्या फिर फर्दर अलग अलग सब डिवाइडेड हैं पार्ट्स में। एक होती है वेन, बोलो, और आर्टरी होती है, और तीसरी कैपिलरी। जैसे ये वेन है, ये देखो, तो ये वेन आगे गई तो वेन ब्रांच हो गई, ये वेन है। तो ये जैसे आप ये देखिए कि अगर हम देखें कि और फिर इसकी और ब्रांचिंग होगी, तो फिर फाइन और ब्रांचिंग होगी। इसे आप आर्टरी मान लें, ये हार्ट से आ रही है और ब्लड लेके आ रही, बिल्कुल रेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब इसकी और आगे ब्रांचिंग हो गई, तो ये ब्रांचिंग हो गई, 3 ब्रांच बन गई। फिर इसकी भी ब्रांचिंग हो गई, तो ये ब्रांचिंग हो गई, फिर इसकी भी ब्रांचिंग हो गई, तो ये सब ब्रांच हो गई। तो ये जो आर्टरी थी, आर्टरी, ये आगे जो ब्रांच हो इसको क्या कहेंगे, क्या इसे आर्टीरियोल कहेंगे। और फिर और आगे हुई, जब 1 सेल थिक हुई तो क्या कैपिलरी कहेंगे, बोलो। और क्या यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं, कैपिलरी बिल्कुल हेयर लाइन थिक होती है, जो यहीं पे सारा एक्सचेंज होता है, बोलो, कैपिलरी पे बहुत पतली पतली होती, बाल जैसी। अच्छा, ये फिर जब सब जगह दे देंगी तब तक क्या इनका प्रेशर रिड्यूस हो चुका होगा। अब बाल जैसी पतली कोई ट्यूब हो तो उसमें भला क्या प्रेशर रह जाएगा, कुछ रह जाएगा क्या, बोलो। तो इसके बाद क्या फिर ये आगे कंबाइन होना शुरू हो जाती हैं, बताइए। तो ये फिर से कंबाइन हो जाएंगी, तो ये कंबाइन हो जाएगी, तो ये सब कंबाइन हो गई। फिर इसके बाद यहाँ भी कंबाइन हो जाएंगी और फिर यहाँ भी कंबाइन हो जाएंगी। तो ये फिर आगे कंबाइन होकर सिंगल हो गई। तो क्या इसे वेन कहेंगे। अब ये हार्ट में आने के लिए तैयार है, बोलो। जो हार्ट में जाएगी वेन, उस वेन का नाम क्या होगा, क्या वीना कावा, हार्ट में जो गिरेगी। और जो हार्ट से सीधी निकलेगी उस आर्टरी का क्या नाम होगा, क्या आओर्टा। भाई वो सब हम देखेंगे। पल्मोनरी और वी इन, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, वी इन का मतलब है लेके आए, वेन का मतलब तो समझ में आ गया।
और पल्मोनरी से लेके आए, तो पल्मोनरी यानी लंग से लेके आए, तो लंग से जो लेके आएगी वो कैसा ब्लड लेके आएगी, ये आप बताइए हमें। तो वो पल्मोनरी वेन हो जाएगी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी, जो लेके जाए पल्मोनरी में। तो अगर पल्मोनरी में कोई चीज़ या लंग्स में लेके जाएगी तो कैसा ब्लड लेके जाएगी, बस यही बात है। अच्छा, ये तो आपने वेन बताया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि ये तीन क्या हैं। क्या ये वीनियोल है? वेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वीनियोल, फिर ये कैपिलरी, और बीच वाली क्या है बताइए, कैपिलरी। अच्छा, जब तक यहाँ ब्लड आता है तो क्या ब्लड में कुछ प्रेशर नहीं रह जाता? तो क्या इसमें ये वॉल्व लगा होता है जिससे ब्लड जो इसमें एक ही तरफ बहे, हार्ट की तरफ चला है? वॉल्व का मतलब समझते हो? वॉल्व का मतलब इस तरीके से, इसके अंदर जो चीज़ एक बार आ जाए तो फिर वो वापस ना जाए। कभी आपने ऐसा देखा है कि साइकिल के पहिए में यहाँ पर, ये जो साइकिल का पहिया है यहाँ पर एक, जब ये निकालते हैं तो अंदर एक रबड़ का वॉल्व लगा रहता है, हवा एक बार भर जाए तो लौटे ना, कैसा वॉल्व लगा रहता है? देखा, यहाँ रबर की सीट होती है और इस तरीके का वॉल्व यहाँ पे। तो जब हवा भर गई तो लौटेगी, बोलो यहाँ से? नहीं, क्योंकि ये पिचक जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा, हवा को जाने ही नहीं देगा। तो ऐसा ही यहाँ वॉल्व है और ये एक तरफ जाने देता है। अच्छा, अभी हाँ बोलो। सर जब आर्टरी से आती है तो प्रेशर से आती है क्या? आर्टरी से यहाँ अंडर प्रेशर है, कैपिलरी में सारा प्रेशर निकल जाता है। बोलो। तो कैपिलरी से जाते जाते वो कम हो जाता है क्या प्रेशर? अब कैपिलरीज हेयर लाइन है, तो किसी बहुत पतली पतली हेयर के अंदर छेद हो, अगर उसमें से आप प्रेशर डालोगे और दूसरे फिर आगे वो कंबाइन हो रही है, तो क्या वहाँ प्रेशर सारा डिसिमिनेट हो जाएगा? फिर डिसिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके आगे वॉल्व सिस्टम होता है, फिर नॉन रिटर्न वॉल्व है, फिर इसके आगे जाएगी लेकिन लौटेगी नहीं, आगे आगे फिर जाके किस में मिल जाएगी, हार्ट में। तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो सर्कुलेशन सिस्टम है, क्या उसमें पहला ऑर्गन हार्ट है और दूसरा ब्लड वेसल है? वेन और वीनियोल, आर्टरी, आर्टीरियोल और कैपिलरी। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्या वो ब्लड है जिसके 4 कंपोनेंट हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और ये सभी चीजें किसमें फ्लो करती हैं? प्लाज्मा में। और इसी तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फ्लो कराता है और पूरी बॉडी में ले जाता है। तो इस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। अब देखिए कि जैसे ये यहाँ हार्ट में सब चीज़ डाल देगा, अब ये देखो, और इसमें कुछ डॉट डॉट भी दिख रहे हैं क्या आपको, मोटे मोटे डॉट्स? क्या वो लिम्फोसाइट हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, जो हमें प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, विच गिव्स अस इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी में लिम्फ है, लिम्फ का मतलब प्लाज्मा है क्या, जो पूरी बॉडी से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कलेक्ट करके यहाँ ला रहा है। देखो हार्ट में डाल रहा है, सब क्लेवियन वेन देख लीजिए आप, कॉलर बोन के ठीक नीचे बताई थी, नाम देखना हो यहाँ से देख लो, सब क्लेवियन वेन लिखा है, बोलो। अच्छा, अब ये बताओ, पूरी बॉडी से लेके आई, लेकिन जो बाहर से लेके आई है, क्या उसमें हो सकता है कुछ बैक्टीरियोफेज हो या पैथोजन्स हो, कोई रोग कारक कीटाणु हो, तो उनको मारने का भी कोई सिस्टम होना चाहिए क्या? भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो लेके आया गया है उसमें हो सकता है कि कुछ कमी रही हो सकता है ऐसा हो कि कुछ रप्चर्ड सेल्स भी हों, सेल के जो है फ्रेगमेंट्स भी हों, तो उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा कि नहीं, ये ऐसे ही हार्ट में डाल दोगे? तो इसलिए जहाँ जहाँ से ये लिम्फ वेसल जा रही है वहाँ वहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, जहाँ लिम्फोसाइट पैदा होते हैं,
लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दैट इज द साइट्स, ऐसी जगह जहाँ पर WBC क्रिएट होते हैं, WBC की तरह ही होते हैं लिम्फोसाइट्स। तो वो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? वो इसमें उपस्थित पैथोजेंस या रोग कारक कीटाणुओं को मार देते हैं और इसे प्योरीफाई करते हैं प्लाज्मा को, फिर इसमें डाल देते हैं। तो अच्छा लिम्फ इसमें डाल दिया जाता है। तो अब हम देखें, देखो इसको हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा पूछना नहीं है। फिर भी इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं बताइए? क्या लिम्फ वेसल हो सकता है? बताइए। और जो लिम्फ है वो हो सकता है? अभी हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। लिम्फ वेसल हुआ, लिम्फ हुआ, और तीसरी चीज क्या हुई? लिम्फ नोड हुआ क्या? जहां पर लिम्फोसाइट पैदा होते हैं। लिम्फ नोड का मतलब क्या है? जहां WBC पैदा होते हैं, जनरेट होते हैं। और चौथा क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है कि दैट इज जैसे एक इस तरीके की सेल होती हैं जिनको लिम्फोसाइट कहते हैं, WBC टाइप। ठीक है, लिम्फ नहीं कह सकते हो, लेकिन ये WBC जैसे, WBC लाइक। लिम्फ एक प्लाज्मा है। लिम्फ में एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स विद प्लाज्मा है, और लिम्फोसाइट एक सेल है जो उसमें बह रहे हैं, जो उसे क्लीन कर रहे हैं, और लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट पैदा होते हैं। ओके, अच्छा, अब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ गया, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट डज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिग्निफाइज इट? हाँ बोलो भाई। लिम्फ का हमने समझाया ही नहीं, हमने यही बताया है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अभी हम इसके बारे में तो पूरा बताएंगे ही, अभी से क्यों समझना चाहते हो? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको ले जा करके जो हर्ट में डाल दो, बीच में सफाई भी करें। और सफाई करने के लिए इसमें कौन प्रेजेंट हो बताओ बीच बीच में? लिम्फोसाइट क्या करेंगे बताओ? इसकी क्लीनिंग करेंगे। नहीं तो बाहर से अभी इसी में कई रप्चर्ड सेल हो, टूट फूट वाले सब ऐसे हो, ऐसे बाहर की चीज़ ऐसे उठाओगे, बारिश का पानी बाहर से उठाओगे तो क्या अच्छा होगा? सेल के बाहर की चीज़ सही चीज़ होती क्या? उसको तो सेल को जो अच्छा अच्छा मिलेगा ले लेगा, बाकी बाहर फेंक देगा। तो इस तरीके से इसमें से इसको क्लीनिंग करना पड़ता है। तो क्लीनिंग करने के लिए इसके बाहर लिम्फ नोड्स हैं, जहाँ पर किसकी उत्पत्ति होती है? लिम्फ नोड्स आर जनरेटर ऑफ लिम्फोसाइट्स, उसमें से WBC इसमें डाले जाते हैं। समझ में आ गई बात? बाकी तो हम आपको आगे बताने ही जा रहे हैं। अभी सिर्फ मैं ये बात बता रहा हूँ, ओवरऑल व्यू देखो। लिम्फ नोड से कौन पैदा होता है? क्या WBC? ये है लिम्फोसाइट। आप देख लो लिम्फोसाइट का ये नीचे पढ़ो ध्यान से, कैसे दिख रहा है? दिख रहा? बोलो, WB जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? तो यही तो क्लीन करते हैं। क्या ये WBC टाइप नहीं लिखे, लिखे टाइप ऑफ WBC। बोलो, अब समझ में आई कुछ कुछ बात? लिम्फ नोड जनरेट्स लिम्फोसाइट, जहाँ से लिम्फोसाइट पैदा होते हों। तो हमारी बॉडी में कुछ कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ जहाँ जो हमारी आर्म पिट है वहाँ पे लिम्फ नोड है, वहाँ पर WBC पैदा होते हैं। और ये देखो, ये आर्म पिट में होते हैं पैदा, और कहाँ पर होते हैं? ये नीचे लीवर के आसपास पैदा होते हैं। और कहाँ कहाँ पैदा होते हैं? पेल्विस रीजन में पैदा होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए WBC हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जनरेट होती है। और गर्दन के नीचे भी होते हैं WBC पैदा। तो ये सब WBC, ये वो WBC नहीं है जो ब्लड वाला है, बट ये कहा जा सकता है कि WBC जैसे ही हैं। आप हमसे पूछ लें, आपस में बात ना करें, जो भी डाउट है पूछ लें। ये वाला WBC कौन सा है? इट इज़ लाइक ए WBC। WBC वो होता है जो पैथोजेंस, पैथोस का मतलब क्या होता है? क्या बीमार? पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या जो रोगी का जहाँ ये इलाज हो या परीक्षण हो। पैथोलॉजी गए हो ब्लड टेस्ट कराने कभी? बोलो। तो पैथोलॉजी तो होती है ना हर हॉस्पिटल में। तो पैथोजेंस
रोग को जो जनरेट करे, पैथोस का मतलब बीमारी होती है, तो पैथोजेंस इसमें बहुत सारे मौजूद हैं, उन पैथोजेंस को कौन मारेगा? WBC जैसा है लिम्फोसाइट, WBC मत बोलो, इट इज़ ए काइंड ऑफ WBC। अब जब लिम्फोसाइट की बात की जाएगी तो WBC ब्लड में है, इसमें होगा, ब्लड में होगा ना WBC। तो जो ब्लड है उसमें क्या चीज़ होगी बताओ? सर मतलब ब्लड में WBC होता है और लिम्फ सिस्टम में ये लिम्फोसाइट होता है। तो हाँ वो तो सही है भाई, यही चीज़ तो आप शुरू से जानते ही आए हैं। और सर दोनों काम एक ही करता है। काम एक ही करेंगे, दोनों एक जैसा है। अब उसमें लिखा लिम्फ नोड से लिम्फोसाइट जनरेट होते हैं, और WBC भी जनरेट होते हैं, ब्लड में रहते हैं, उनकी भी जनरेशन की अपनी अलग होगी, कहीं से जनरेट होते होंगे। तो ये देखो लिम्फ है, ये येलो कलर का है, और ये किसने रिलीज़ किया? ब्लड ने रिलीज़ किया कि नहीं? और किसने कलेक्ट किया? लिम्फ वेसल ने, और फिर किस में पहुंचा दिया? हार्ट में। ठीक है, दिखने में सब एक जैसा लगता है। अभी लिम्फ सिस्टम आगे हम आपको बताएंगे तो क्या होगा। अभी आपको ये पता चल गया लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कलेक्ट करता है, 4 हैं। एक लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में CYT लिख दो, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में Y लगा दो, और लिम्फ वेसल है, लिम्फ नोड है। नाउ वी विल कम बैक टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या? हमें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से मतलब है नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जानने के लिए हम ये जान लें कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू एवरी सेल एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम एवरी सेल टू किडनी। वो किडनी में क्या लेके जाएगा बताओ? तो पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है बताओ? So it transports nutrients from intestine to each cell. It transports, ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस, दैट इज वेस्ट सब्सटेंस का क्या मतलब है? एक्सेस एमिनो एसिड। बहुत सारा एमिनो एसिड है जो बेकार है, फेंका जाना है, तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। एक्सेस एमिनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट, उसे भी फेंका जाना है। इसके अलावा क्या क्या फेंका जाना है? CO2, वाटर, ये यही यूरिया बनेगा। तो NH2CONH2 ये यूरिया है, जिसे यूरिन कहते हैं। और इसी में यूरिया और प्लस वाटर कर दो तो क्या बन जाएगा? और प्लस सॉल्ट, जो एक्सेस सॉल्ट हो, तब क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा। ये इसे अगर आप बहुत छोटा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, NH2CONH2। आप देखो N की ट्राई वैलेंसी पूरी हो रही क्या? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो रही है, और N की ट्राई। बोलो समझ में आ गया? क्या ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है हमारी बॉडी का? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अगर आप ज़्यादा दाल खा लोगे तो क्या हमारे सेल्स को और हमारी किडनी को बहुत काम करना पड़ता है उसे बाहर फेंकने के लिए।
ज़्यादा दाल खा लोगे तो ये नहीं है कि छत के बराबर लंबे हो जाओगे, प्रोटीन वैसे हमें ग्रोथ देता है, लेकिन एक्सेस दाल खाओगे तो ज़्यादा असर किडनी पे ही पड़ेगा। आप देखो बूढ़े लोग दलिया और खिचड़ी खाते हैं, दाल ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और छोटे बच्चों को क्या ज़्यादा दिया जाता है? प्रोटीन। क्या प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है? चलो, तो इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम ईच सेल टू किडनी। कहाँ पर? फ्रॉम ईच सेल टू, या तो किडनी पर ले जाए या कहाँ ले जाए? लंग्स पे भी ले जाती है क्या, या स्वेट ग्लैंड्स पे भी ले जाती? बोलो भाई, आपके बॉडी में 3 जगह से एक्सक्रीशन होता है। लंग से क्या निकलता है? CO2। और स्वेट ग्लैंड से क्या सॉल्ट निकलता है? क्या पसीना आपके आता है? कभी देखते हो उसमें बहुत सॉल्ट होता है? बताएं क्या फार्मूला? कुछ नहीं है, ये एक यूरिया है, दैट इज यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। तो N के पास कितने थे बाहर में बताओ? N के पास 5 होते हैं, क्या ये बात मालूम है? और C के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। आउटर में कितने होते हैं? 2 4 नहीं होंगे भाई? जितने होते हैं आउटर में बताओ ना। 6 होते हैं, लेकिन पहली सेल में 2 और दूसरे में 4। और N के पास कितने होते हैं? बोल, 8 तो बनाने हैं ना, 8 होते थोड़ी ना है। 7 होते हैं, तो 2 और 5 आउटर मोस्ट सेल को जो दिखाते हैं उसको लुईस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब H इसके पास आ गया और H ने बोला ठीक है हमारे साथ एक बॉन्ड बनाओ, तो इसने H के साथ एक बॉन्ड बना लिया। इसी तरीके से फिर इसने कहा हम अब हमें भी एक दो, तो इससे एक एक ले लिया। और उसने इससे बात की क्या तुम मुझे एक दोगे? तो कार्बन तैयार हो गया, ठीक है ले लो। लेकिन कार्बन ने बोला कि अब तुमने हमसे लिया है तो हम भी तुमसे एक लेंगे। ऑक्सीजन भी यहाँ आ चुका था। ऑक्सीजन ने कहा कि मेरे पास 6 हैं, तुम अगर मुझे 2 दे सको तो अच्छा रहेगा, मेरे 8 हो जाएंगे। अच्छा, कार्बन ने इसको एक दिया था तो बोला अब तुम्हारा भी हम एक लेंगे, और इससे बोला ऑक्सीजन से तुम्हारा हम 2 लेंगे, और इससे क्या बोला तुम्हारा भी एक लेंगे, और इस शर्त पे लेंगे कि तुम भी हमारा एक ले सकते हो। वहीं पर इन हाइड्रोजन्स ने भी क्या किया, इनके साथ अपना डुप्लेट पूरा किया। तो नाइट्रोजन ने भी कहा कि भाई हमने आपका डुप्लेट पूरा कराया है तो आप भी एक एक हमें दे दो, आपने हमसे एक लिया तो एक एक दे दो। तो देखो नाइट्रोजन का 8 पूरा हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? क्या यही यूरिया है? अच्छा, अब आगे बढ़ो। हमें इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट समझ में आ गई ना बात आपको? असली चीज़ यही है कि वेस्ट सब्सटेंस को ये क्या करता है, किडनी, लंग्स और स्वेट ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। क्या ये जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ये पहुंचाता है लीवर तक क्या, कि तुम इसे स्टोर करो कभी ज़रूरत पड़े तो देना? बोलो। इट ट्रांसपोर्ट्स excess carbohydrate to liver for reserve food। ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है, यूरिया ही जानना ज़रूरी नहीं है, हमने तो आपको बता दिया। अब आप लोगों को मालूम है। यूरिया वर्ड आप जैसा कहीं कहीं लिखोगे तो फिर आप सोचोगे पता नहीं क्या यूरिया है, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है इसलिए बता देते हैं, ठीक है। और एक कटिंग एज भी रहती है कि क्लास में अगर आप थोड़ा बता दोगे थोड़ा समझ के तो हीरो बन जाओगे, तो बस थोड़ा सा बता देते हैं और कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा ये फैट और फैटी एसिड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? बोलो। बिलो स्किन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा? इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जानते हो? फैट सेल। एडिपोज टिश्यू किस तरीके की होती है? ये देखो, इसमें बीच में क्या भरा है?
फैट। तो हमारी स्किन के नीचे क्या एडिपोज टिश्यू है? यस सर। क्या वो एक इंसुलेटर है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखती है, बाहर चाहे जितनी भी ठंडी हो? बोलो। यस सर। तो वहाँ पे फैट किसने ला के जमा किया है? क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने? यस सर। यस सर। So it transport fatty acid below skin in adipose tissue so that body temperature to be maintained constant, so that body temperature remains constant. क्या वैष्णो देवी जाते हो तो ठंडे बर्फ जैसे पानी से पैर रख के जाना पड़ता है? यस सर। यस सर। सो इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। तो अगर वहाँ पर ऊपर से गर्म खून न फेंका जाए तो क्या पैर जम जाएंगे? तो लगातार कौन गर्म खून फेंकता है नीचे, जिससे कि हमारी बॉडी का एक ही जैसा टेम्परेचर रहे? क्या ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा बनाए रखता है? बोलो। बताएं, कोई समझ में आई बात कि नहीं? अगर आप अपना हाथ ठंडे पानी में डाल दो तब भी हाथ के अंदर गर्म खून बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पीछे से हमारी बॉडी में जो ब्लड है 900 लीटर पर डे सप्लाई हो जाता है, इतना ट्रांसपोर्ट कर देता है पंपिंग हार्ट। छोटा मोटा मत मानिए, 9 ड्राम पानी के बराबर ब्लड, कितनी तेज सप्लाई है। सो इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो क्लीन्स द डेब्रीज एंड वेस्ट इन जो भी ब्लड होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम का एक और भी काम है, साथ ही साथ वो क्लीनिंग भी तो करता जाता है। बोलो। डेब्रीज का मतलब जानते हो? टूट फूट, डेब्रीज टुकड़े, डेब्रीज या क्या कहते हैं, और जो भी है पैथोजेंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर है फ्लूइड, एंड अगेन एंड पुट इट अगेन इनटू सर्कुलेशन। ऐसा कौन करता है? इनटू सर्कुलेशन। बताइए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम पल्मोनरी साइट टू डिफरेंट सेल्स। तो ऑक्सीजन को क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बताएं। ट्रांस आपने ऊपर लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें क्या आपने मतलब वो किसको सर वापस सर्कुलेशन में ले आते हैं? बताओ। डेब्री का मतलब जो टूट फूट है, वियर्ड सेल, उनको डेब्रीज कहते हैं। वियर्ड या फ्रैक्चर्ड सेल, कोई भी वियर्ड सेल है ना या फ्रैक्चर्ड सेल को क्या कहते हैं? उन्हीं को तो डेब्री कहते हैं। तो उनको वो क्लीन कर देगा, उसके पास समझ आई बात। और पैथोजन का मतलब क्या होता है? रोग कारक कीटाणु। हमने पैथोस का मतलब बताया था बीमारी, और बीमारी को जो जनरेट करे उसे क्या कहेंगे? पूछो क्या पूछते हो तो मैं बता दूं। तो सर वो सर्कुलेशन में किसको ले आता है सर? आपने वहाँ पे लिखा है ना पुट इट अगेन इनटू सर्कुलेशन। ये जैसे लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है बताओ? क्या ये उसको सर्कुलेशन में फिर ले आएगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही जॉब है कि जो बाहर सेल के बाहर एक्स्ट्रा चीज़ें उनको फिर से सर्कुलेशन में ले आए उस प्लाज्मा को, और सिर्फ लाई ही ना, उनको क्लीन भी करे। बोलो। अच्छा, अगली बात क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बोलो।
सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स O2 फ्रॉम, कहाँ से लेके आएगा, बहुत काम की चीज़ है, पल्मोनरी साइट टू सेलुलर साइट। और कैसे लेके जाएगा, बाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन मदद करेगा इसकी, ठीक है, ब्लड में आरबीसी है और उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। बाई हीमोग्लोबिन, जिसे क्या कहते हैं, तो ईशान 0.1 लीटर में कितना हीमोग्लोबिन होता है? सर 0. चलो बता दो, सीजन आप बता दो। यश बोलो। सर 0.1 लीटर में सर 12 ग्राम से 18 ग्राम, ठीक है। तो ये करता है एंड वहाँ ले जाएगा, एंड CO2 फ्रॉम सेलुलर साइट टू पल्मोनरी साइट, टू पल्मोनरी साइट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो सारे पॉइंट्स लिखना, बस ये वाला मत लिखना, ये जो लिम्फोसाइट वाला ये मत लिखना, एक्सेप्ट दिस। तो जो पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ ब्लड, वहाँ पर भी यही सब लिखोगे। लेकिन एक पॉइंट ना लिखना, वो मैं बता दिया हूँ कौन सा, एक्सेप्ट लिम्फेटिक सिस्टम वाला, ये ना लिख देना, वो अलग है ना, ठीक। अब देखो, अब हम देखेंगे, हाँ पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट है, ब्लड का क्या काम है। लेट अस हैव एन आई ओवर दिस, कि ब्लड का क्या काम है। नाउ क्योंकि ब्लड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो ब्लड, जो ब्लड है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड में अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें क्या क्या है, इसमें WBC दिख रहा है, क्या वो लिम्फोसाइट जैसा ही है, और RBC दिख रहा है, जो एल्पेनलीबल एक आती है टॉफ़ी खाने वाली, बिल्कुल उस तरीके से दिख रहा है बीच में, और एक प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, जैसे पतले पतले टैपर्ड स्पिंडल टाइप, छोटे मोटे, जिनका कोई शेप नहीं है। प्लेटलेट्स दिख रहे हैं क्या, प्लेटलेट्स दिखाऊं, ये दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग इर्रेगुलर शेप के हैं। इन ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, और पीछे जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या करता है बताओ, क्या वो इन सभी को फ्लो कराता है, और प्लाज्मा इन सबको फ्लो कराएगा, और साथ ही साथ प्लाज्मा जो होगा उसमें ये सब चीज़ें फ्लो करती हैं, ठीक है। और साथ में उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये सब फ्रीली फ्लो भी करते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन भी है, फाइब्रिनोजन, जो कि उसके थ्रू होता हुआ, एक तरीके से रेशे हैं, रेशों का जाल है, इट इज़ ए फाइबर। तो जो ब्लड वेसल है उसके अंदर का चित्र दिखाया गया है, ब्लड वेसल के अंदर, तो इसमें आप देख रहे हो RBC दिख रहा है, तो इनके थ्रू होते हुए ये फ्लो करती हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी नहीं फ्लो करेंगे, इनके बीच बीच से निकल के फ्लो करेंगे, वीडियो दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, एक तरीके का प्रोटीन का एक फाइबर का नेटवर्क भी है, ये ब्लड वेसल के अंदर की चीज़ है। अब हम देखें कि बताइए ईशान, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं।
और प्लाज्मा। ठीक है. सो blood is a red colored liquid which circulates so in our body. इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में होता है. इसके अलावा ब्लड इज रेड. ब्लड रेड क्यों है? इसमें आयरन होता है। ड्यू टू ए रेड पिगमेंट. ड्यू टू रेड पिगमेंट. पिगमेंट का मतलब कलर. हीमोग्लोबिन present in one of its component. किस कंपोनेंट में प्रेजेंट है? आरबीसी. हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है? आरबीसी में. आरबीसी को क्या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. तो आरबीसी में ये प्रेजेंट है. नाउ ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं? ये क्या ब्लड हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के थ्रू होती हुई जाती हैं, इसलिए इसका एक नाम है कनेक्टिव टिश्यू. सो ब्लड क्या है? जैसे बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसी तरीके से ब्लड भी है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स. कौन कौन से हैं? जैसे एपिथेलियल टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ है? सब पैकिंग के काम आता है. बताओ, हमारा हार्ट जिससे पैक्ड है उस टिश्यू का क्या नाम है? एपिथेलियल टिश्यू. जिससे हमारा लीवर पैक्ड है उसका क्या नाम है? एपिथेलियल टिश्यू. जिससे हमारी किडनी पैक्ड है उसका क्या नाम है? दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. तो ये किडनी जिससे पैक है उसका क्या नाम होगा बताओ? एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू है. फिर इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या करता है बताओ? जैसे हार्ट है, वो हमारी पूरी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू है जो हमें क्या कर फोर्स लगाते हैं, कहीं पर कुछ करते हैं, तो इट एग्जीक्यूट्स लोकोमोशन. और इसके अलावा नर्व टिश्यू भी होती है क्या? जो हमें किसी चीज़ का स्टिमुली के बारे में जानकारी कराती है कि कोई चीज़ हॉट है. तो इस तरीके से जो हमारा टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या क्या टिश्यू होते हैं? क्या पैकिंग टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू. कभी आपके अंदर जो गाल हैं अंदर वाले, जो दांत के आसपास की अंदर की स्किन है, उसमें से कभी कभी कोई पतली सी स्किन निकल के बाहर आई है? तो जो अंदर की स्किन ये बाहर निकल के आती है वो एपिथेलियल टिश्यू है. या होंठ से कभी स्किन बाहर निकल के आई है? एक एक किसकी, वो एपिथेलियल टिश्यू हो गई. इसके अलावा दूसरी मैंने कौन सी बताई? कनेक्टिव टिश्यू हो गई. और तीसरी कौन सी बताई? मस्कुलर हो गई. और चौथी कौन सी बताई? नर्वस टिश्यू हो गई. अब जैसे मस्कुलर में कुछ ऐसे काम हैं, जैसे अगर मान लो बहुत लाइट पड़े तो हमारी आंख झपक जाती है क्या? या हमारे अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उस पर आपका कभी वश चलता है? तो क्या कुछ ऐसी होती है जो ऑटोनॉमस हैं, अपने आप ही चलती रहती हैं? जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं अपने आप ही अंदर होता रहता है, डाइजेस्ट होता है, खाने का ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये कई तरीके की होती हैं. एक स्ट्रिएटेड होती है और धारीदार, और एक कैसी होती है? स्मूथ होती है. स्मूथ मसल. स्मूथ मसल भी होती है. और तीसरी कौन सी होती है? कार्डियक. कार्डियक कहाँ होती है? क्या हार्ट में होती है? ठीक है. अब जरा देखो, जो स्मूथ मसल है उसका क्या काम होता है? भाई हमारी बॉडी में तो कई तरीके की मसल्स हैं, तो उसमें से स्मूथ मसल का क्या काम? दैट वी हैव टू सी. तो ये सारी मसल्स आपने पढ़ ली हैं.
ठीक। तो नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। तो अब ये देखिए कि इट इज़ विच काइंड ऑफ मसल, स्मूथ मसल ये सब काम कराती है। जो हमारी बॉडी में विसरल ऑर्गन्स हैं उन सब में कौन कौन सी मसल है? जो ऑटोनॉमस सिस्टम है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या समझते हो बताओ? जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ऑटोनॉमस या फिर विसरल ऑर्गन। सो विसरल ऑर्गन जो बॉडी में अपने आप खाना पचता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऑफ कार्डियक कहाँ पर है? क्या हार्ट में है? और ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये हमारी बॉडी में है, पूरी बॉडी में। तो वो ये कैसी हैं? का वॉलंटरी हैं। हाथ अपनी मर्जी से हिला सकते हो। तो कुछ वॉलंटरी मसल्स और कुछ कौन सी हैं? क्या इनवॉलंटरी हैं? यस सर। आपके अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, क्या वहाँ पर? स्ट्राइएटेड मसल्स को भी इनवॉलंटरी मसल्स कह सकते हैं। किसको? स्ट्राइएटेड को। स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलंटरी मसल्स हैं। वो जो नो सर, मतलब स्मूथ मसल को हम इनवॉलंटरी कह सकते हैं। और क्या, उनको तो इनवॉलंटरी कहते हैं। वो बॉडी में जितने विसरल ऑर्गन है, कार्डियक, कार्डियक बिना थके पूरी जिंदगी चलती रहती है, तो इसको स्पेशल कहा गया है, कार्डियक है। बाकी सब थक सकती हैं लेकिन ये नहीं थक। इनवॉलंटरी तो है। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ब्लड हो गया, ब्लड हो गया, बोन हो गया, बोन कार्टिलेज। तो इस तरीके से दो तरीके के हैं, एक लूज एरियोलर और एक डेंस एरियोलर। बात समझ में आई? दो तरीके के कनेक्टिव होते हैं। तो लूज एरियोलर में ब्लड हो गया क्या? यस सर। और डेंस में क्या हुआ? बोलो। सर बोन हो गया। कार्टिलेज भी हुआ क्या? कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? सर टेंडन और लिगामेंट भी शायद। कार्टिलेज, सर ये ठीक है। अब ये देख लो, जो लूज और एरियोलर हैं तो उन्हीं में आगे देख लेते हैं कि लूज एरियोलर में क्या क्या चीज़ पाई जाएगी। ओके, नाउ अब देख लें कि एरियोलर भी हो सकती है और कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट भी इसी में ही आते हैं। तो इसके और भी कई हैं, लेकिन अभी जैसे लूज एरियोलर में ब्लड और लिम्फ भी आ जाएगा, ठीक है। सो ब्लड, टेंडन और लिगामेंट लिम्फ इसी में आएगा, किसी में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी आ गया, ब्लड भी आ गया, और टेंडन और लिगामेंट भी इसी में आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तो चाहे इसका आप एक अलग से बना लें, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, और इसी तरीके से अलग अलग कई तरीके के होते हैं। तो एक इसी में और डिवीज़न किया गया है, एडिपोज टिश्यू, वो फैट सेल हैं। और फिर एक और डिवीज़न किया गया, वो टेंडन और लिगामेंट का है, लेकिन वो कौन से हैं उसको देखना पड़ेगा। सो दिस इज, इसके आगे टेंडन और लिगामेंट है, वो देख लेंगे, बता देंगे आपको, या नेट में देख लेना। बट ये सभी कनेक्टिव टिश्यू हैं। और एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं बताओ? एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल जो पतले पतले होते हैं, जैसे हमारी अंदर की जो स्किन है, माउथ के अंदर की स्किन, तो वो क्या स्क्वैमस है? सर। हाँ सर बोलो। सर बोन और कार्टिलेज वाला स्केलेटल मसल होगा, टेंडन और लिगामेंट वाला डेंस वाला होगा। तो वो दैट इज, इसको ठीक कर लो। तो स्केलेटल मसल, दैट इज स्केलेटल मसल भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसको ठीक कर लो। हाँ ये बात सही है, इट इज स्केलेटल। और ये कैसा है? डेंस एरियोलर। तो स्केलेटल में ये आ गया। अब इसमें स्क्वैमस कौन सा है बताइए? जो बहुत पतली लेयर हो। तो
ये हमारे माउथ के अंदर की जो स्किन होगी वो कैसी होगी, बहुत थिन होगी, सिंपल, ये डेलिकेट लाइनिंग होती है, तो माउथ में होती है। और स्किन में कैसी होती है, क्या स्किन में मल्टी लेयर होती, क्या एक छिल जाए तो उसके नीचे दूसरी लेयर भी आ जाएगी क्या, बोलो, क्या ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है? क्योंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसलिए आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ। अभी किडनी भी आएगी, सब कुछ आएगा, वहाँ इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या फ़र्क है। ये एक सिंगल लेयर्ड है स्क्वेमस है, और जिसमें बहुत सारी लेयर हो, ये स्किन है, छिल जाए तो अंदर से नई स्किन आ जाए, मल्टी लेयर्ड है, 10-20 लेयर, तो उसको क्या कहेंगे? और ये बताओ कि ये जो क्यूबॉइडल है ये किडनी में होगी या टंग में होगी जिसमें बहुत सारी ग्लैंड हैं, या स्टमक में होगी? ठीक है। या ऐसा भी होता है कभी कभी कॉलमनर होती है। कॉलमनर देखा है कि हमारे पेट में माइक्रोविली है जो मतलब इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या वो कॉलमनर है, फिंगर जैसी? तो तीसरी क्या हो गई, कॉलमनर। तो कॉलमनर कौन सी हो गई, क्या माइक्रोविली इन इंटेस्टाइन। और क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ होती है, जो क्यूब जैसी हो, ये किडनी में होगी क्या? नेफ्रॉन, अभी किडनी देखेंगे, किडनी में हो सकती है, लीवर में हो सकती है, और स्टमक में हो सकती है, और टंग में हो सकती है, ये सब जगह हो सकती है। तो इस तरीके से हमने कई तरीके की देखी, फिर भी हमें जो हमारे काम की है वो कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू। ग्लैंड, अब इसी में किसी में ग्लैंड हो जाए तो ग्लैंडुलर हो जाए। मान लो जैसे ये क्यूबॉइड मसल है, तो अब अगर मान लो ये क्यूब है, तो अब इसी तरीके से क्यूबॉइड में किसी किसी में ग्लैंड भी आ जाती है, ये देखो, तो ये चीज़ है। नाउ इस तरीके से, तो अब ये चीज़ है, और इसी में किसी में अंदर से ग्लैंड निकल आए तो क्या हो जाएगा, वही ग्लैंडुलर हो जाएगी। जैसे हमारे माउथ में से सलाइवा निकलता है, और किसी में सिर्फ क्यूबॉइडल हो, जैसे किडनी में क्यूबॉइडल है लेकिन ग्लैंड नहीं है, और किसी किसी में जूस भरा हो, तो उसे क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ग्लैंड तो कहीं भी हो सकती है, और ग्लैंड क्या है, कभी कभी फिंगर लाइक में भी ग्लैंड हो जाती है, जैसे ये कॉलमनर में। अच्छा, हमारी बात क्या थी, ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो 4 तरीके के जो टिश्यू देखे उसमें कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया, और कनेक्टिव में भी लूज एरियोलर है, ओके। और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, व्हाट आर इट्स 4 कंपोनेंट्स? सो इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? नाउ प्लाज्मा, सेकेंड इज रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स। तीसरा क्या है, वाइट ब्लड कार्पसल्स, नाउ या वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। और चौथा क्या है, प्लेटलेट्स। 4 चीजें हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि टिश्यू का क्या फ्लो चार्ट है। अब आगे आइए, सबके अपने अपने काम है। ब्लड इज ए लिक्विड, या ये कह सकते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड इज अ लिक्विड
फ्लूइड मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्लूइड है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, उनका कंपोजिशन, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये थोड़ा आरबीसी है, थोड़ा ये है, तो उस चीज़ को कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, इसको विच कंटेन्स, in which RBC, WBC and platelets are floating through plasma, जिसमें कौन कौन सी चीज किसमें फ्लो करती है बताओ? In which RBC, WBC and platelets float through plasma। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो प्लाज्मा इज स्लाइटली येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। कभी देखा है हॉस्पिटल गए हो कि उनको प्लाज्मा चढ़ रहा है? क्या आपका प्लाज्मा किसी और को भी चढ़ सकता है? किसी को भी, कि उसके लिए ब्लड ग्रुप ठीक होना जरूरी है? बोलो, कि कोई भी आदमी किसी को भी प्लाज्मा दे सकता है? प्लाज्मा किसी का भी किसी में चढ़ सकता है, बट आरबीसी के अपने अपने ब्लड ग्रुप होते हैं। प्लाज्मा इज येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड। प्लाज्मा के लिए ब्लड ग्रुप सेम होना कुछ ऐसा नहीं है क्या? ना, प्लाज्मा किसी का भी किसी को चढ़ सकता है। अभी कोरोना काल में नहीं देखा था, केजरीवाल ने कहा था कोई भी प्लाज्मा सब लोग दे दो, अपना सबको चढ़ेगा। प्लाज्मा में कुछ ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं होता है। जिससे किसी के एक्सीडेंट में बहुत सारा ब्लड निकल गया तो उसको प्लाज्मा चढ़ा दो तो भी जिंदा रहेगा। प्लाज्मा किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। येलो, और अगर सरकार में या ब्लड बैंक में जाके प्लाज्मा दोगे तो 300 रुपये एक पैकेट का मिलता है, मालूम है? 200 ml का। तो येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड इन विच सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे, जैसे Na+, K+, ये सारे सॉल्ट्स, फॉस्फेट सॉल्ट्स जिनसे हड्डी बनती है, कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स होंगे और विटामिन्स होंगे, फैटी एसिड्स भी इसी में चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, ग्लिसरॉल भी होगा, और एमिनो एसिड्स। एंड एमिनो एसिड फ्लो इन डिसॉल्व फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म, इसी में डिसॉल्व होके चलते हैं। तो इनके लिए कोई कैरियर नहीं है कि आरबीसी ले जाए या कोई ले जाए। समझ में आई बात की नहीं? नाउ अब यहां पे देखिए, व्हाट इज प्लाज्मा? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अच्छा, तो इसमें प्लाज्मा में कितने % वाटर होता होगा? 90% वाटर। और एक एडल्ट ह्यूमन में कितने लीटर ब्लड होता होगा? 4.5। चेक कर लेते हैं कि कितना होगा। किसी को पता हो तो बता दो, नहीं पता तो हम ही बताएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में कितना है मालूम किसी को? सर मेरी बुक में 92% दे रखा है। परसेंट नहीं, परसेंट ठीक है, 90%, 92% ठीक है, एक ही बात है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को ये पता है कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड है? सर 8 लीटर टू 12 लीटर। 8 लीटर, अभी फिर बताऊंगा। 12 लीटर का। चलो ठीक है, इसको 9 लीटर हो रहा है। ठीक है, किसी को जानकारी होगी तो बता देना, नेट से देख के हमें बता देना, हम सबको बता देंगे। नहीं तो फिर अभी रुको, मैं तो उनकी बता रहा हूँ। कितना है बताओ? 5.7 लीटर। कितना? 5.7 लीटर? यस सर, 4.5 10
से लेकर 5.7। अच्छा ठीक है, तो ये अभी हम लिखा देंगे कि ब्लड इतना होता है। सो ठीक है, आगे करा देंगे। सो 90% वाटर होता है प्लाज्मा में और बाकी चीज़ें इसमें सॉल्युबल फॉर्म में रहती हैं। नाउ बाकी तो हमने आपको लिखा दिया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ब्लड इज़ ए लिक्विड, और ये सब भी प्लाज्मा में ही आ जाएगा, प्लाज्मा का ही पार्ट है, क्योंकि प्लाज्मा ही पे तो लिख रहे हैं। बोलो, तो क्या प्लाज्मा में नहीं लिख सकते हो ये सब कि प्लाज्मा में ये सारे डिजोल्व फॉर्म में बहते हैं। नाउ आगे देखो, नेक्स्ट इज आरबीसी का क्या काम है। सो आरबीसी आर रेड इन कलर, ड्यू टू presence of red pigment called hemoglobin. ठीक है, इट कंटेन्स आयरन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें 60 कार्बन पे एक आयरन रहता है। इट कंटेन्स आयरन, या आयरन की वजह से रेड है। ओके, नाउ इट हैज हाई एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, क्या अट्रैक्शन, फॉर ऑक्सीजन। सो इट इज कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन को, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेके इट पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड रिलीज इट एट सेल। इट पिक्स अप O2 फ्रॉम लंग्स एंड रिलीज इट एट सेल्स। तो ये चीज है। अब देखिए, most of the CO2 flows through blood in dissolved form। CO2 को ले जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, डिजॉल्व फॉर्म में रहती है। और वो कहाँ से निकल जाएगी, यूरिन से, क्योंकि यूरिन में क्या होगा, H2O प्लस CO2 और प्लस NH2CONH2 यूरिया। क्या इन दोनों के मिल जाने से H2CO3 बन जाएगा और NH2CONH2, क्या ये यूरिया है, बोलो। और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो कि सोडा वाटर में होता है। बोलो, किसके बाद पूछ रहे हो? फ्लोज, इट फ्लोज थ्रू ब्लड। वो किससे फ्लो करती है बताओ? तो मोस्ट ऑफ द CO2 गैस के फॉर्म में नहीं रहती है। CO2 की अच्छी सॉल्युबिलिटी है वाटर में, तो वाटर में अगर ये रहती है तो पानी के साथ मिल जाती है और क्या बना देती है, क्या, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो जैसे अगर आपने देखा है कि H2O और में सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस मिल जाए तो क्या बना देती है बताओ? क्या H2SO4 बना देती है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो। है तो गैस ही, लेकिन पानी में घुल के देखो कैसी एसिड बन गई। और ऐसे ही H2O में अगर NO2 मिल जाए तो क्या HNO3 बन जाता है। तो इसमें से 2 ले लेना, तो 2HNO3, देखो पूरा मिल गया। आप सारे O और सब कर लो तो इट इज़, या N2O5 ले लो तो भी बन जाएगा। सब एक ही बात है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन गया HNO3। क्या इसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं?
क्या ये सभी एसिड हैं? क्या पानी में CO2 मिल जाए तो कार्बोनिक एसिड होता है? क्या हम लोगों का यूरिन एसिडिक होता है? बताओ। यस सर। तो क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि H2CO3 को जब तोड़ा जाएगा तो 2H+ निकलेगा और क्या बनेगा? तो क्या यही एसिड है H+? OH बेस होता है और H+ क्या होता है? एसिड। तो यहाँ पे अगर इसे तोड़ा जाए तो 2H+ और सल्फेट आयन का फार्मूला जानते हो? क्या ये एसिड है? इसे तोड़ा जाए तो क्या बनेगा? तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो आरबीसी का मतलब समझ में आया? आरबीसी क्या करता है? क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? आरबीसी आर सर्कुलर इन शेप। सो ये डिस्कॉइड जैसे होते हैं, डिस्क की तरह। आरबीसी कैसे हैं? सर्कुलर इन शेप like discoid and have depression in between। उसके बीच में क्या दबा दबा सा रहता है? They do not have nucleus। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से क्या होगा? क्या जो हमारे अंदर आरबीसी वो 3 महीने में मर जाते हैं? सो इसलिए दे लिव, ईच आरबीसी लिव्स अबाउट 4 मंथ्स। सो क्या हमारे आरबीसी का निर्माण हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीठ में बोन मैरो है, यहाँ होता है? इसमें ये जो पीठ है यहाँ पर, यहाँ पे होता है क्या आरबीसी बनती है? तो यहीं पे आरबीसी सारी बनती है बोन में। उसको ये आरबीसी इस तरीके से होते हैं और इनमें बीच में ऐसे डिप्रेशन होता है, गड्ढा। जैसे कोई एस्टेरॉयड गिरता है तो धरती पे डिप्रेशन नहीं हो जाता है वो? ये डिस्क लाइक होते हैं। डिस्क समझते हो? ऐसे। और इनमें बीच में क्या हो रहा है? डिप्रेशन। समझ में आ गई ना बात? तो डिस्क होता है। फ्लाइंग डिस्क खेलते हो कि नहीं? एंड इन these do not have nucleus, so each RBC ठीक है lives for 4 months। 4 महीने ही जीवन रहता है। 4 महीने हर आरबीसी रहता है, क्योंकि इससे एंड वी आर हैविंग 3 मिलियन आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी। सो इस तरीके से if we donate blood then our RBC will be made up within 3 months। नया ब्लड बन जाएगा, क्योंकि वेस्ट हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा ब्लड किसी को दे देते हैं तो हमारे अंदर नया आरबीसी बन जाएगा। ठीक है। एंड ब्लड ग्रुप, ये जो डिफरेंट 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, O, A, B और AB, ये जो ब्लड ग्रुप हैं इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन आरबीसी। किसकी वजह से ब्लड ग्रुप होते हैं बताओ? डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। अभी आगे आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहाँ पढ़ा देंगे ग्रुप्स। जैसे ए आता है, OA में भी A पॉजिटिव A निगेटिव, O पॉजिटिव O निगेटिव। और क्या आता है? B पॉजिटिव B निगेटिव। और क्या आता है? इतने सारे ब्लड ग्रुप आते हैं। ये किस वजह से होते हैं बताओ? ड्यू टू डिफरेंस इन आरबीसी। आरबीसी में डिफरेंस होगा और उसकी वजह से इनमें ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं। तो अब जरा देखें,
कि जस्ट होल्ड, RBC and different blood groups. According to NCBI, NIH, red blood cell antigens determine your blood group. The Now अब देखो कि ये हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप। अब इसमें आपको दिख रहा है कि कभी कभी जब किसी पे कुछ ना हो, कुछ ना होने से क्या ओ निगेटिव है, और अगर उसके ऊपर एंटीजन आ जाए, एंटीजन क्या करता है बताओ, किसी को मालूम है कि ये पैथोजन को मारता है। एंटीजन क्या करता है, क्या रोग कारक कीटाणुओं को मारता है क्या? बोलो, ऊपर लिखा, ध्यान से पढ़ो, एंटीजन। तो ये जिसपे कुछ ना लगा हो उसे ओ निगेटिव कहेंगे, और कुछ लग जाए तो क्या कहेंगे, ब्लैक ब्लैक लग जाए, ओ पॉजिटिव। अब ये बी निगेटिव और बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव में दो तरीके की चीज़ें लगी हैं। बी पॉजिटिव में ओ वाला भी लग जाए तो ओ पॉजिटिव। जिसमें ये चीज़ लगी हो इसको वैसे RH फैक्टर कहते हैं। बी का शेप समझे कैसा है, नीली किरणें निकल रही हैं। बी कैसा है बताओ, क्या उसमें इस तरीके के एंटीजन हैं जो बीमारियों को नष्ट करते हैं, और ए में क्या इस तरीके के एंटीजन है, बोलो। और AB में क्या दोनों तरीके के हैं, बताइए। और अगर इसके आगे इन सब में RH रीसस फैक्टर और लग जाए, ये काला काला वाला, तो क्या इन सब पे पॉजिटिव आ जाएगा? भाई RH फैक्टर तो हम आपको आगे बताएंगे रीसस फैक्टर क्या होता है, लेकिन ये लग जाने के बाद ये चीज़ जो होती है इनमें प्लस लग जाता है। जिनमें ये न लगा हो रीसस फैक्टर तो वो चीज़ निगेटिव होती है। जो हमें ये जो रीसस फैक्टर है ना, जो हम लोगों में ये लगा, ये मंकी से मिलता जुलता है, उसी के नाम पे रीसस फैक्टर कहा गया है। तो जिसका ब्लड ग्रुप में ये ब्लैक ब्लैक लगा है तो उसको कहेंगे कि वो पॉजिटिव है, उनमें वो लगा हुआ है। और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ निगेटिव। ओके।